केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारी क्लास नंबर 6 है। तो हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर क्लास 11th केमिस्ट्री और इसका सेकंड चैप्टर .2 मतलब सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 6 है। तो आप क्लास नंबर 1 से रिवीजन करिएगा। क्लास नंबर 6 में हम लोग व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे शुरू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फ्रॉम अ मटीरियल कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जनरली जो मेटल सरफेस मटेरियल होता है तो उसमें जब रेडिएशन क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, आते हैं, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये मेटल सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग रेडिएशंस लाएं, ओके, तो मान लेते हैं लाइट के रेडिएशंस आ रहे हैं, हम लोग फोटोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसमें माना गया था, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो hν होगा। तो जब ये इस पे हिट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जो ये प्रोवाइड करते हैं फोटॉन्स, तो ये आपके एमिट होते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपका मेटल सरफेस हो गया, ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये आपका इंसिडेंट लाइट हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से इसको दिया हुआ है थ्योरी के रूप में, ब्रीफ में, वो आप बिल्कुल पढ़िएगा। What were the results observed in the experiment of photoelectric effect? ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस क्या थे, है ना। तो ऑब्जर्वेशन ये थे, पहला, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जब हम लोगों ने इंसिडेंट कराया लाइट को तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। As soon as the beam of light strike the surface, that is there is no time lag between the striking of the light beam and the ejection of the electrons from the metal surface. तो जैसे ही हमने लाइट बीम को इंसिडेंट कराया तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल गए। ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम नहीं लगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसने एनर्जी दी और एक काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकले, देयर इज नो टाइम लैग। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा इंसिडेंट रेट्स अगर हिट करेंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, ठीक है, तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, तो कितने नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करता है लाइट की ब्राइटनेस या कितने सारे लाइट के रेज इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल भी हम लोग कह देते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तीसरा, for each metal there is a characteristic minimum frequency mu naught, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. तो जैसे डिफरेंट मेटल्स रहता है, जैसे सोडियम ले लिए, रुबिडियम, अलग अलग जो भी मेटल्स रहते हैं, ठीक है, सीजियम, तो उनमें एक निश्चित वेवलेंथ या फिर एक एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट हमें करवाना है, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। अगर उतनी एनर्जी नहीं होगी लाइट के पास तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो वो एक बैरियर होता है, इससे ज़्यादा ही एनर्जी वाली लाइट जब आएगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर मेटल से। तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो अगर इंसिडेंट रेस के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिटेक्ट होंगे, नहीं निकलेंगे। एट अ फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, तो ये तभी होगा जब आपका जो म्यू है वो ग्रेटर देन वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। एट अ फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के संग ये लोग बाहर आएंगे जब आपका म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है दो बातें, एक तो आप ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बढ़ाइए, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए।
तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो ये एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होगी एच म्यू, उसको म्यू को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। एक नोट हम लोग देख लेते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो तो डिपेंड करते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। जितने भी निकलेंगे वो सबके पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ब्राइटनेस बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स द एटम ऑफ द मेटल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन देना है। तो देखते हैं व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, तो जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो माना गया ये छोटे छोटे फोटोन से बने होते हैं, ठीक है, पार्टिकल से बनी होती है लाइट, ओके। तो दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो अलग अलग फेनोमेनन होते हैं, फिर हम लोग डुअल नेचर पढ़ेंगे, है ना। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन, तो जब एक फोटोन, तो यहाँ पर जो फोटोन होगा वो जब फोटोन स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। तो जैसे ये हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो तुरंत सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा। It transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay. तो तुरंत इंस्टेंटेनियस कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, ये सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। ग्रेटर द एनर्जी possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy. तो इसकी एनर्जी ज़्यादा तो ट्रांसफ़र भी ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, जिससे ये एमिट होगा जिसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो टोटल एनर्जी शुरू में कितनी थी एच म्यू, ठीक है। कुछ एनर्जी तो इससे निकालने के लिए जो इसके पास वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसके कारण एक एनर्जी होती है एच म्यू नॉट, ठीक है। उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं मेटल का। तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ताकि इसे इजेक्ट कर पाए, ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। और जो एनर्जी बची वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसके पास होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है, ओके। तो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर वी में ई नहीं लिखा है पर ये ई आप लिख सकते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एच म्यू नॉट, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो एच म्यू नॉट आपका उस मेटल के लिए वर्क फंक्शन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ओके। तो इस क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ जनरल टर्म्स जाने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और कुछ फेनोमेनन जाना कैसे होता है। ये सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं, जो नहीं लगे आप छोड़ सकते हैं, आप मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम नोट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 पूरा किया, एक बार हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं, अगली क्लास से हम लोग क्लास नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री 11.2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 6 है, हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द मटेरियल्स आर जनरली सर्टेन मेटल्स सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एट्सेट्रा, ठीक है। जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जब रेडिएशंस आती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती हैं, तो वो अपनी जो एनर्जी है एच म्यू, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसके कारण वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करके एमिट होते हैं और जो एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहती है। तो ये इंसिडेंट लाइट, ये हमारा मेटल सरफेस और ये हमारे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट वर the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पर, मतलब टाइम लैग नहीं होता है। अगला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट से, पर उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, वो एनर्जी ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारा जो h0 है वो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन। ठीक है, अगला है फॉर ईच मेटल देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी μ0 which is also known as threshold frequency below which photoelectric effect is not observed। तो उसके नीचे ऑब्जर्व नहीं होगा, उतनी मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और अगर h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, एट अ फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन μ0 द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, और अगर एनर्जी इंक्रीज हुआ मतलब हमारा वर्क फंक्शन कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नोट में हम लोग देखते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं ना। तो ध्यान देना या डज है या डज नॉट नहीं है, तो इट डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिपेंड करती है ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। अगला क्वेश्चन है वाई इज एन इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड व्हेन अ फोटोन of a sufficient energy strikes the atom of the metal, give an expression for the kinetic energy of the ejected electron। तो वो जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि फोटोन आता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और वो इजेक्ट होता है, तो ये प्रोसेस है क्या, वो इजेक्शन एक्चुअली होता क्यों है, और एक्सप्रेशन हमें देखना है। तो इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट को एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी मतलब हमने देखा थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो when a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay। ठीक है, तो वो तुरंत अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड विदाउट एनी टाइम लैग द इलेक्ट्रॉन और द फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन ग्रेटर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी फोटोन के पास होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, वर्क फंक्शन को ओवर करने के बाद उतनी ज़्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन ग्रेटर विल बी द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये वर्क फंक्शन हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या ME हमारा शो करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V शो करता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। तो द मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे h से मल्टीप्लाई किए तो मिनिमम एनर्जी हो गई। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी अपनी अपनी वर्क फंक्शन होते हैं अपने अपने। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगली क्लास है हमारी क्लास नंबर 7, जिसमें हम लोग इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 कंप्लीट की, क्वेश्चन नंबर 39 तक किया। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 40 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ेंगे।